हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एथलेट आईएएस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। अभी तक इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स में देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायोटिक इंटरेक्शंस किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के बीच में या स्पीसीज के बीच में होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो पहला जो हमारा है वो है म्यूचुअलिज्म, यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि दो स्पीसीज के बीच में जब भी म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा उसमें दोनों स्पीसीज को जो है बेनिफिट होगा, यानी दोनों स्पीसीज जो है कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट हासिल करेंगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप पॉलिनेशन के प्रोसेस को लो। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलिनेटर यानी जो इंसेक्ट होता है वो जो है फूड के लिए उस फ्लावर पे बैठता है, लेकिन उससे प्लांट का क्या बेनिफिट होता है कि प्लांट का जो पॉलिन है वो दूसरे फ्लावर पे आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट है जो उस फ्लावर पे बैठ रहा है, ठीक है, उसको फूड मिल रहा है, और जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, उस इंसेक्ट के थ्रू अपने पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि दोनों स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, यानी ये म्यूचुअलिज्म का इंट्रैक्शन है, म्यूचुअलिज्म टाइप, जहाँ पे दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है। दूसरा है हमारा कमेंसलिज्म। ठीक है, अब कमेंसलिज्म क्या होता है, यहाँ पर देखो जब एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे काऊ डंग होता है ना, काऊ का जो डंग होता है, ठीक है, तो अब वो क्या होता है उसके अंदर काफ़ी सारे जो छोटे छोटे बीटल्स होते हैं, डंग बीटल्स जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं और वही उनका जो है फूड का भी जो है सोर्स बनता है, काऊ डंग जो होता है। ठीक है, लेकिन इससे काऊ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो डंग बीटल हैं वो काऊ पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, जो भी इफेक्ट उनको हो रहा है वो क्या कहते हैं, वो उनको बेनिफिट, एक स्पीसीज को सिर्फ बेनिफिट हो रहा है। जो डंग बीटल उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, फूड और शेल्टर का। काऊ अनअफेक्टेड है, यानी उसे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस ऐसे टाइप के इंटरेक्शन को कहेंगे कमेंसलिज्म, जहाँ पे एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो है वो है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन का मतलब आप समझ ही रहे हो, यहाँ पे दोनों स्पीसीज को हार्म होगा। ठीक है, क्योंकि वो compete कर रही हैं आपस में। अब जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखो तो कोई भी 2 स्पीसीज हैं, ठीक है, उनका सोर्स का उनका जो फूड है वो सेम है, सेम सोर्स जो है उनके फूड का माध्यम है। ठीक है, अगर इस फूड की शॉर्टेज होती है तो दोनों स्पीसीज आपस में compete करेंगे कि उन्हें फूड मिले, जिसकी वजह से दोनों ही स्पीसीज को जो है फूड की शॉर्टेज का जो है सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के कंपटीशन इंटरेक्शन में जो है दोनों ही स्पीसीज को जो है हार्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रेडेशन या पैरासाइटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज जो है वो बेनिफिट होता है, दूसरे को जो है हार्म होता है। ठीक है, अच्छा, प्रिडेशन पैरासिटम में कमेंसलिज्म में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंसलिज्म में हमें याद रखना है कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी अनअफेक्टेड है, लेकिन प्रिडेशन या पैरासिटम में ये एक स्पीसीज जो है वो तो बेनिफिट में आ ही रही है लेकिन वो दूसरे को हार्म पहुंचा रही है। एग्जाम्पल, जैसे जो टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, होस्ट की बॉडी में जाकर ब्लड को उनके सक करते हैं, तो इससे होस्ट को जो है वो हार्म होता है, लेकिन जो टिक्स हैं उनको बेनिफिट होता है, उन्हें उनका फूड मिल रहा है। ठीक है, ब्लड मिल रहा है उन्हें, तो इस वजह से जो है वो प्रिडेट कर रहे हैं किसी होस्ट के ऊपर और होस्ट को जो है नुकसान हो रहा है। तो इस टाइप में एक स्पीसीज बेनिफिट कर रही है और जो होस्ट है उसको हार्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमेंसलिज्म। तो अमेंसलिज्म में क्या है कि यहाँ पर वन स्पीसीज जो है उसको हार्म हो रहा है और दूसरी अनअफेक्टेड है। कमेंसलिज्म में क्या हो रहा था, एक स्पीसीज को बेनिफिट था, दूसरी अनअफेक्टेड थी, लेकिन अमेंसलिज्म में क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज को हार्म हो रहा है और दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि देखो एक कोई बड़ा ट्री है, ठीक है, तो उसकी शेड में क्या होता है कि कई छोटे छोटे प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो बड़ा ट्री है, अब उसके जो है नीचे जितने छोटे छोटे प्लांट रहेंगे उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी। इससे क्या होगा कि उनकी जो ग्रोथ होगी उस छोटे प्लांट की वो रिटार्डेड हो जाएगी, यानी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बड़ा पेड़ है, जो बड़ा ट्री है, उसको तो कुछ असर पड़ नहीं रहा है, लेकिन जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है रुक जा रही है। इसका मतलब क्या कि उनको नुकसान हो रहा है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को अमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और ना ही किसी को कोई हार्म हो रहा है। अब एग्जाम्पल क्या देखें इसका, जैसे कि वाइट टेल डियर है,
उसका कोई, और स्नेक है, ठीक है, ये दोनों ही मतलब एक ही आप कह लो, स्नेक्स और वाइट टेल डियर, स्नेक्स तो हर ही जगह पाए जाते हैं, लेकिन अगर इन दोनों का आपस में कोई हम रिलेशन निकाले कि अगर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो इसमें ना स्नेक को कोई हार्म होगा या गेन होगा, और ना ही वाइट डियर को, जो टेल डियर है, उसको कोई गेन या हार्म होगा। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को कहते हैं न्यूट्रलिज्म, ठीक है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अलग अलग तरीके की साइकिल्स। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती हैं, इसमें गैसियस, न्यूट्रिएंट साइकिल की भी दो टाइप्स होते हैं, गैसियस होते हैं, सेडिमेंट्री होती हैं, तो हम इन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल है क्या, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये जो है कुछ एलिमेंट्स मिलके 97% हमारे बॉडी का मास बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम टोटल की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलके जो है पूरे, अगर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 97% मास जो है ये एलिमेंट्स मिलके जो है बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और भी एलिमेंट होते हैं, 15 से 25 तक के कुछ अलग अलग टाइप के और एलिमेंट होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। तो अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या कहता है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं या मिनरल हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमेशा सर्कुलेशन में रहते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन में लिविंग से नॉन लिविंग में जाएंगे, फिर नॉन लिविंग से अगेन लिविंग बींग्स में आएंगे, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को ही कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, इसके अंतर्गत जो है, इसके तहत जो है जितने भी एलिमेंट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो हमेशा ही एक सर्कुलेशन में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। और इसके तहत जितने भी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वो उनको बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल यही है। अब इसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट साइकिल है, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, देखो, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू प्लांट्स एंड एनिमल एंड अगेन बैक टू द इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट्स फंक्शन ऑफ इकोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि देखो, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जितने वो इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। कैसे मूव कर रहे हैं, पहले वो प्लांट्स में जाएंगे, ठीक है, प्लांट्स में गए, फिर प्लांट्स के बाद वो एनिमल में जाएंगे, फिर एनिमल जब मरेंगे वो डिके होंगे तो वो वापस से फिर एनवायरनमेंट में आएंगे, फिर एनवायरनमेंट के थ्रू फिर प्लांट में जाएंगे, फिर एनिमल में आएंगे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, जो साइकिल चल रही है ना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट साइकिल इकोलॉजी के फंक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, न्यूट्रिएंट साइकिल हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, अगर ये स्टेबल नहीं हुई तो ये ऑर्गेनिज्म की सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो क्या होगा ना, अगर कार्बन की, अगर इन्वॉल्व क्या, न्यूट्रिएंट साइकिल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी की भी मात्रा जो है बढ़ जाती है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन की ही मात्रा अगर बढ़ गई तो वो फिर एक पॉल्यूटेंट, जो कि अभी भी हो चुका है, वो एक पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करने लगेगा। अब वो क्या कहते हैं, उतना वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा ऑर्गेनिज्म को, इवन वो उनको नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो नुकसान पहुंचाने के साथ क्या क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की सस्टेनेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। यही चीज़ बता रहा है कि इसीलिए न्यूट्रिएंट साइकिल को हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। अब कितने टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिल होती हैं, ठीक है। पहली होती है गैसियस, दूसरी होती है सेडिमेंट्री। अब देखो, गैसियस साइकिल क्या है ना, कि गैसियस साइकिल का जो रिजर्वॉयर है वो है हाइड्रोस्फीयर। गैसियस साइकिल में गैसेस का यूज़ होता है, सारी गैसेस रहती हैं, ठीक है। अब ये गैसेस कहाँ से आएंगी, हाइड्रोस मतलब एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फीयर से, ठीक है। तो गैसेस साइकिल में इसका गैसेस का यूज़ हो रहा है। सेडिमेंट्री में क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल में हम देखेंगे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, तो इनके रिजर्वॉयर क्या है, अर्थ क्रस्ट। ये जो साइकिल चलती है इसमें जो सोर्सेस पाए जाते हैं जो, वो अर्थ क्रस्ट से आते हैं, ठीक है। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, तब ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल पाएगी इस कंसेप्ट को लेके। सो गैसियस साइकिल, तो देखो पहला क्या है, सबसे पहले वाटर साइकिल है, ठीक है। वाटर साइकिल क्या, इट इज़ अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। अब क्या होता है, वाटर का सर्कुलेशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में किसकी, अब देखो सूरज जो है, सूरज की हेल्प से होता है, ठीक है। क्या होता है, जब सनलाइट ज़्यादा होती है तो पानी जो है ऊपर वेपर की तरह चला जाता है, ठीक है। तो जितना भी ये सर्कुलेशन वाटर का हो रहा है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसमें जो है सोलर एनर्जी बहुत ही बड़ा योगदान देती है अपना, ये चीज़ याद रखनी है। अब वाटर साइकिल में होता क्या है,
इट मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वॉयर टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अभी मैंने बताया बहुत ज़्यादा धूप होगी तो जो नदियों के पानी, सी का पानी होता है, इवोपरेट होकर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू जो है पानी एक रिजर्वॉयर से दूसरे रिजर्वॉयर की तरफ जाता है, और इसी कंटिन्यूअस साइकिल को जो है वो कहते हैं कंडेंसेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे देखो इवापोरेशन हो रहा है लेक्स, ओशियंस, स्ट्रीम से, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये चीज़। यहाँ देखो ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लांट्स में। ट्रांसपिरेशन का क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट जो है वाटर को जो है इवापोरेट करता है थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यहाँ ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये इवापोरेट होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जो भी ये वाटर वेपर ऊपर गया है वो कंडेंस होगा यहाँ पे। कंडेंसेशन के बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के थ्रू वो पानी फिर वापस से जो है धरती पे आ जाएगा, और फिर वो ग्राउंड वाटर, सरफेस रन ऑफ की फॉर्म में जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है अर्थ के अंदर। तो यही होता है हमारा वाटर साइकिल का प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी कार्बन साइकिल, ठीक है। तो कार्बन देखो, कार्बन साइकिल में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है कार्बन का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। अभी कैसे हो रहा है देखो, कार्बन एटमॉस्फेयर में ग्रीन प्लांट में कैसे पहुंचता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद प्लांट, उसी प्लांट को जो जब एनिमल खाते हैं तो वो कार्बन एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ आप एक डायग्राम में देखो कि ये सनलाइट है, ठीक है। यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, कार्बन, अब क्या है कि ये देखो, फिर ये CO2 जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। कैसे कैसे रिलीज हो रहा है, जब प्लांट रिस्पायर कर रहा है, ठीक है, रात के समय जब प्लांट रिस्पायर कर रहा है। उसके बाद जब एनिमल रिस्पायर कर रहे हैं तो वो CO2 एटमॉस्फेयर में दे रहे हैं, ठीक है। फिर जितने भी ये फोसिल फ्यूल कंबशन हो रहा है वो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं, देखो, प्लांट रिस्पिरेशन, एनिमल रिस्पिरेशन, फोसिल फ्यूल कंबशन, ये सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू जो है CO2 जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, ठीक है। इवन डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से भी एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होता है। तो इसी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हो रही है कार्बन एक्सचेंज की, उसी प्रोसेस को कहते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। अच्छा, बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट रिटर्न बैक टू द इन्वायरमेंट। वही चीज़ है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से शुरू होता है, और एनिमल रिस्पिरेशन, फॉसिल फ्यूल कंबशन, इनके थ्रू जो ये एटमॉस्फेयर में जाता है। फिर डिकम्पोजिशन के थ्रू जो है और रिस्पिरेशन के थ्रू ये वापस से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्बन साइकिल। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे लिविंग टिश्यूज़ का, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन का फॉर्म है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का फॉर्म है, और हमारी जितनी भी लिविंग टिश्यूज़ हैं उनके ये ब्लॉक बिल्डिंग में हेल्प करता है। अगर हम वेट की बात करें तो 16% जो हमारी बॉडी का वेट है वो प्रोटीन का है, ठीक है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। नाइट्रोजन को हम कभी भी उसके एलिमेंटल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन नीड टू बी कन्वर्टेड इन डिफरेंट फॉर्म सच एज अमोनिया, नाइट्रेट्स, ठीक है। आप समझो क्या होता है, आपने सुना होगा ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो नाइट्रोजन को फिक्स क्यों करना पड़ता है, ठीक है। आप समझो इस चीज़ को, नाइट्रोजन जो है ना कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं यूज़ किया जा सकता है। इसे हमें हमेशा जो है अमोनिया, नाइट्रेट, इन फॉर्म में वो कन्वर्ट करना होगा, तब उसके बाद ही जो है कोई भी प्लांट जो है इसको एज अ फूड टेकअप कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो सकता है, तो मैंने बताया बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, खेतों में फर्टिलाइज़र डाला जाता है, जितने भी फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं अपनी फील्ड्स में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजन का जो है, जैसे नाइट्रोजन का फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, अमोनिया यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र में,
ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो प्लांट को बेनिफिट कर सके। और तीसरा जो है वो लाइटनिंग एंड थंडर है। दो लाइटनिंग और थंडर के थ्रू बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है नाइट्रोजन नहीं अपना क्या कहते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का जो फर्टिलाइजर्स है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो नाइट्रोजन साइकिल के कि यहाँ पर अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया बनाया जा रहा है, नाइट्रेट बनाए जा रहे हैं, उसके नाइट्रोजन को जो है इन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही जो है ग्रीन प्लांट और एनिमल इनको इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है नाइट्रोजन साइकिल में। अब हमारा नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि सेडिमेंट्री साइकिल्स को देखेंगे। ठीक है, तो सेडिमेंट्री साइकिल में हमें पता है कि जो सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वॉयर है वो है हमारा अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो सेडिमेंट्री साइकिल में जो सबसे पहली साइकिल है वो है फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो फॉस्फोरस साइकिल प्ले अ सेंट्रल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इट्स वाटर क्वालिटी। एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या लिख रहा है कि फॉस्फोरस जो है ना एक्वेटिक इकोसिस्टम का सिस्टम में बहुत एक मेन रोल मतलब अपना फंक्शनल रोल जो है निभाता है, और वाटर की क्वालिटी कैसी होगी ये जो है फॉस्फोरस साइकिल के ऊपर डिपेंड होती है। अब कैसे होती है हम आगे देखेंगे। देखो, फॉस्फोरस जो है ना वो मेनली फॉस्फेट रॉक में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो है एटमॉस्फेयर में एंटर करता है इरोजन और माइनिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्म में। ठीक है, जब भी इरोजन, जैसे देखो फॉस्फेट की रॉक है, ठीक है, अब वाटर रन ऑफ हो रहा है, मतलब कोई नदी या फिर कोई रिवर उससे उस फॉस्फेट रॉक के ऊपर से जा रही है, तो क्या होगा कि वहाँ पे इरोजन होगा। जब इरोजन होगा ना तो जो फॉस्फोरस है ना वो उस पानी के साथ मिलकर जो है यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, साइकिल के अंदर जो है एंटर कर जाएगा। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ कई जगह पे होती हैं, तो क्या होता है माइनिंग एक्टिविटीज़ में कई तरह के मिनरल और कई तरह के एलिमेंट निकलते हैं। ठीक है, उसमें फॉस्फोरस भी है एक, और इस तरीके से जो है फॉस्फोरस जो है इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा देखो, फॉस्फोरस जो है ना, फॉस्फोरस इज कंसिडर्ड एज अ मेन कॉज फॉर एक्सेस ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट इन वाटर बॉडीज। देखो होता क्या है ना कि जब ये फॉस्फोरस इरोजन या फिर माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू पानी में मिलकर जब भी ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पहुंचता है, तो क्योंकि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को न्यूट्रिएंट रिच बना देता है। ठीक है, समझो आप, न्यूट्रिएंट रिच बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी जो है माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट होते हैं, जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, वो वाटर बॉडी के ऊपर जो है क्या कहते हैं आपको इमर्ज कर जाते हैं, या फिर वहाँ पे एनरिच न्यूट्रिशन होने की वजह से वहाँ पे उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपका फॉस्फोरस साइकिल। इसमें बस वही है, दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है कि ये एंटर किसके थ्रू होता है, इरोजन और माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। फॉस्फोरस सबसे लार्ज अमाउंट में जो है फॉस्फेट रॉक्स में पाया जाता है, और फॉस्फोरस ही वो कारण है जिसकी वजह से वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है फ्री फ्लोटिंग और रूटेड प्लांट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट की ग्रोथ जो है एक्सेस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा सल्फर साइकिल। ठीक है, अब देखो सल्फर का सोर्स क्या है। ठीक है, सल्फर कहाँ पाया जाता है, तो मेनली ये पाया जाता है सॉइल में। ठीक है, सॉइल में पाया जाता है, सेडिमेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिपोजिशन। ठीक है, सल्फर का क्या रखना है कि ये सॉइल में पाया जाता है, कई सारे सेडिमेंट्स में पाया जाता है, और ये मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के डिपॉजिट में पाया जाता है, दोनों फॉर्म के डिपॉजिट में, ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, सल्फर भी कई सारे ना फॉर्म में पाया जाता है, क्या क्या, सल्फाइड, सल्फेट्स और ऑर्गेनिक सल्फर, ये तीन फॉर्म है। इन तीन फॉर्म में जो है सल्फर जो है पाया जाता है। अब देखो सल्फर, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि फॉस्फोरस कहाँ से आ रहा था, फॉस्फेट रॉक से आ रहा था। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि सल्फर कैसे इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। तो जब भी वेदरिंग ऑफ रॉक होंगी, ठीक है, इरोजनल रन ऑफ होगा, ये दो जो है जब भी वेदरिंग होगी रॉक की या फिर इरोजनल रन ऑफ हो रहा है, उसी के थ्रू जो है सल्फर जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो है एंटर करता है। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन भी एक फॉर्म है जिसके थ्रू वो जो है, अब सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनेगा, रन ऑफ हो रहा है, सरफेस रन ऑफ हो रहा है, सल्फर उसमें मिक्स हो गया। ठीक है, तो वो सल्फर जो है
सोल्यूशन के फॉर्म में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है। तो यही इसमें बता रहा है। तो हमें मेनली यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सल्फर साइकिल में सल्फर जो है मेनली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों डिपॉजिट के फॉर्म में पाया जाता है। ये सल्फाइड सल्फेट और ऑर्गेनिक सल्फर के अलग अलग फॉर्म में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये वेदरिंग ऑफ रॉक और इरोजनल रन ऑफ के थ्रू जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब देखो सल्फर इनटू एटमॉस्फेयर और भी कई सारे सोर्सेस दिए गए हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फॉसिल फ्यूल का कंबशन हुआ। ठीक है, सरफेस ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो हो रही है, तो इन तीन प्रोसेस के थ्रू जो है सल्फर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है। कौन कौन से? वॉल्केनिक इरप्शन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड सरफेस ऑफ ओशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हम एक बार यहाँ पे डायग्राम देख लेंगे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे डिकम्पोजिशन, यहाँ से H2S निकल रहा है। ये यहाँ पे आपका देखो सॉइल सल्फेट, सॉइल में जो सल्फेट पाए जा रहे हैं वहाँ के थ्रू। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस देखो कि इस तरीके से जो है ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ये रहा आपका ह्यूमन इमिशन। ह्यूमन इमिशन कैसे होता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये सब जो है आपके प्रोसेसेस हैं जो सल्फर को जो है एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा सक्सेशन है। ठीक है, देखो सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन अकर्स when a series of communities replace one another due to large scale destruction either natural or man made। ठीक है, कोई भी ऐसी कम्युनिटी, सपोज करो कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर एक प्रॉपर कम्युनिटी रह रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई या फिर मैन मेड के द्वारा ही कुछ ऐसा यहाँ पर डिवेस्टेशन किया गया जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इनके हैबिटेट का और इनके फूड का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ ये पूरी कम्युनिटी एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। अब इस कम्युनिटी को जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो दूसरी एक कम्युनिटी यहाँ पे फिर से ग्रोथ करेगी। उसी प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। समझ रहे हो आप कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस कर लेती है, और इस रिप्लेसमेंट कैसे होगा? जो पहले से कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है वो किसी कारण अगर डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गई है, नेचुरल या मैनमेड दोनों में से कोई भी हो सकता है उसका रीज़न, तो अब क्या होगा कि वो पूरा एरिया जो है बैरन हो गया है और अब वहाँ पे फिर से लिविंग बींग्स की जो है शुरुआत होगी। वहाँ पे फिर से जो है क्या कहते हैं सक्सेशन की प्रोसेस शुरू होगी। एक दूसरी कम्युनिटी वहाँ पर ग्रोथ करना शुरू करेगी धीरे धीरे। ठीक है, अब क्या है कि टेरेस्ट्रियल यहाँ पे सक्सेशन जो है दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है कि ये एकदम पूरा बैरन लैंड है, वहाँ पर जो सबसे पहली स्पीसीज वहाँ पर जो ग्रो करेंगी, जिनको पाइनरी स्पीसीज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोब्स हो गया, मॉसेस हो गया, लाइकेंस हो गया, ये वहाँ पर वेदरिंग करेंगे उन रॉक्स की। वो बैरन रॉक हो गई है ना, पूरा वहाँ पे वेजिटेशन ही खत्म हो गया है, पूरी कम्युनिटी खत्म हो चुकी है। तो अब वहाँ पर हमें फिर से जो है उस कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए हमें प्राइमरी सक्सेशन से शुरू करना होगा, जहाँ पर जो फर्स्ट कॉलोनी है वो आपके माइक्रोब, लाइकेन और मॉसेस बनाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखो, ये बेयर रॉक है। ठीक है, अब बेयर रॉक के ऊपर लाइकेन्स ग्रो करते हैं। अब लाइकेन्स इन रॉक की वेदरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। फिर वो एरिया धीरे धीरे पहले ग्रासेस वहाँ पे आएंगी, पेरेनियल्स आएंगे वहाँ पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे श्रब्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर बड़े बड़े ट्रीज भी आएंगे जैसे पाइन्स वगैरह हो गया। और उसके बाद जो है एक हमारी पूरी जो है बिल्डअप कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है पूरी बिल्डअप कम्युनिटी तैयार हो जाएगी। तो यही होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में मेनली हमें याद रखना है कि यहाँ पे पहले पाइनरी स्पीसीज आती हैं जैसे कि माइक्रोब्स, लाइकेन और मॉसेस। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो प्राइमरी सक्सेशन था वहाँ पर फुल्ली डिस्ट्रक्शन हो चुका था उस प्रोसेस का। वहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पर बेयर रॉक है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी सक्सेशन में बेयर रॉक्स नहीं होती हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या है ना कि वहाँ पर पार्शियल डिस्ट्रक्शन हुआ है किसी भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का। आप समझो पार्शियल डिस्ट्रक्शन, जैसे कि फायर लग गई हो,
फ्लड आ गई हो, ड्रॉट हो गया हो, तो इन सब कारणों की वजह से पार्शियल डिस्ट्रक्शन उस प्रॉपर कम्युनिटी का हुआ है, ठीक है, उस प्रॉपर कम्युनिटी एरिया का हुआ है। तो यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन होगा। कैसे होगा? यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में ये फायर हुआ, ठीक है, फायर यहाँ पे फॉरेस्ट में है, इसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम बेयर रॉक हो गई हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है चीज़ें अभी छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि ग्रासेस को डायरेक्ट ग्रासेस को डेवलप करेंगी। यहाँ पर लाइकेन्स और मॉसेस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उतना। तो यहाँ पे पहले साल में ये बेयर रॉक एकदम नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। फिर यहाँ पर 1 से 2 साल के अंदर जो है पाइनियर स्पीसीज़ यहाँ पे आपकी आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पार्शियल डिस्ट्रक्शन हुआ है तो पाइनियर स्पीसीज़ यहाँ पे आपके लाइकेंस वगैरह आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं 3 से 4 ईयर के अंदर जो है ग्रासेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद जो है आपके श्रब्स और जो ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़ हैं, उनकी ग्रो इंटरमीडिएट स्पीसीज़ कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर फिर देखो आप एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन के तैयार है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब ये है कि जो भी सारे यंग प्लांट्स थे वो अब मैच्योर हो चुके हैं। तो इसी का मतलब होता है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में और प्राइमरी सक्सेशन में बस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि प्राइमरी सक्सेशन के अंदर जो है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसी कम्युनिटी का, और सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर यहाँ पे कंप्लीट भी हो सकता है लेकिन पार्शियल भी हो सकता है, ठीक है। ये एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और कम्युनिटी यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कैसे हो रही है? फ्लड, ड्रॉट, फायर के थ्रू। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। अब यहाँ पर क्या है ना कि छोटे छोटे दो टर्म है, ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? ऑटोजेनिक सक्सेशन बाय द नेम से ही आपको पता चल रहा है, ऑटो यानी खुद। तो यहाँ पर जो सक्सेशन है वो जो कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके द्वारा वो सक्सेशन लाया गया हो, ठीक है, उसको कहेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। दूसरा क्या है? एलोजेनिक सक्सेशन। ये सक्सेशन आउटसाइड फोर्सेस द्वारा चेंजेस जो लाए जा रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, वो आउटसाइड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि फायर हो गया, ड्रॉट हो गया, मैन मेड एक्टिविटीज़ के द्वारा जो भी सक्सेशन लाया जा रहा है उसको एलोजेनिक सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑटोजेनिक सक्सेशन के अंदर बायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। एलोजेनिक सक्सेशन के अंदर ए बायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। बायोटिक यानी यहाँ पे लिविंग फैक्टर होते हैं, लिविंग, ठीक है। यहाँ पर नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं, मैन मेड एक्टिविटीज़ हो गई या फिर और भी सारी चीज़ें हैं, ड्रॉट है, फायर है, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट विथ ऑटोजेनिक सक्सेशन। देखो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो ऑटोजेनिक सक्सेशन का पार्ट है, ठीक है। ऑटोजेनिक सक्सेशन जो शुरू होता है वो सेकेंडरी सक्सेशन में शुरू होता है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो एलोजेनिक सक्सेशन में आता है, ये चीज़ याद रखनी है हमें, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके ये यूज़ में आए। गाइज अगर आपको इन सारी पीपीटीज़ की पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप मुझे वहाँ पर जो है डीएम करो। मैं सबको जो भी जिन्हें भी रिक्वायरमेंट है पीडीएफ की, वो सारे पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। एंड गाइज थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।